सब अपना अपना दुनिया में खो गया। समझ लो, रुको, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। एक सवाल है, हमारे शरीर की सूक्ष्मतम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बने? उत्तक, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू, उत्तक मिलके अंग, अंग मिलके अंग तंत्र बने, अंग तंत्र मिलके एक शरीर बना। बहुत सारा शरीर मिलके क्या बनेगा? एक परिवार बना। बहुत सारा परिवार मिलके एक गांव बनेगा। बहुत सारा गांव मिलके पंचायत। बहुत सारा पंचायत मिल जाएगा तो एक प्रखंड बनेगा। एक प्रखंड बनेगा, ब्लॉक। बहुत सारा प्रखंड मिलेगा तो, या कुछ प्रखंड को मिला के हम अनुमंडल भी बोलते हैं, सब डिवीज़न। हमारे सरायकेला खरसावां ज़िले में कितने अनुमंडल है? 2 है, एक सरायकेला और दूसरा चांडिल है। उसी तरीके से अनुमंडल के बाद कौन आएगा? रानुमंडल मत बोल देना। अनुमंडल, हाँ, अनुमंडल के बाद क्या आता है? एक जिला आता है, और बहुत सारा जिला मिलके एक राज्य बना। राज्य मिलके क्या बनेंगे? देश। देश मिलके विदेश मत बोल दो। बहुत सारा देश मिलेंगे तो, अच्छा यार, जो देश सब है, सब देश को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? देश सबको मिला रहे हैं तो एक महाद्वीप बन रहा है। महाद्वीप सब मिला देंगे, संसार। एक पृथ्वी के पास है ना वो सब, तो चलो एक ग्रह बना। बहुत सारा ग्रह मिलके, या फिर ग्रह के बाद हम पढ़ेंगे स्टार्स। स्टार्स के बाद अगला स्टेप हम पढ़ेंगे मंदाकिनी बोलो, आकाशगंगा बोलो, उसके जगह गैलेक्सी बोलो, मिल्की वे बोलो, उसके जगह दुग्ध मेखला बोलो। उसके बाद भी क्या आता है? ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। और बोलते हैं हमारे साइंटिस्ट, यूनिवर्स के बाद भी एक और आता है मल्टीवर्स करके। हम लोग एक कोशिकीय जीव पढ़े थे, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का उल्टा मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब एक, यूनिवर्स, यूनिवर्स। उसका भी अगला स्टेप है, आगे हम पढ़ेंगे मल्टीवर्स। तो फिलहाल ज्योग्राफी के इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखो, हम स्टार्टिंग से बताएंगे, अब इसके बाद ज़्यादा हम लिखवाएंगे नहीं तुम लोगों को। आज के इस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ लिखे नहीं है। सबसे पहला तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। सेकंड में हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल। उसके बाद तीसरा में सूर्य पढ़े, फिर ग्रह पढ़ेंगे, ग्रह के बाद उपग्रह और फिर चंद्रमा। इसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे ग्रह सबका। यहाँ जितने भी ग्रह लिखे हुए हैं सबके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम फिर पृथ्वी का अलग से स्टडी करेंगे। पृथ्वी में जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको कवर करेंगे। नदी हो, पर्वत हो, तमाम चीज़ें हम लोग पृथ्वी का डिस्कस करेंगे। पहले ऊपर से एक एक आओ। ग्रह हो गया, ग्रह के बाद तारे, ये चीज़ हुआ। ब्रह्मांड के बारे में क्या बोले? ब्रह्मांड किसको बोलेंगे? एक सूक्ष्मतम अणु से लेकर एक विशाल जो आकाशीय पिंड है, एक छोटा सा कण भी। क्या हमारे इस रूम में जो धूल कण उड़ रहा है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है कि नहीं है? एक वो मूवी कौन था ब्रह्मांड से संबंधित ही था, रणवीर कपूर वाला। फिर मूवी देखने नहीं बोलेंगे, तो हाल फिलहाल था ना वो, ब्रह्मांड का कुछ टुकड़ा हुए रहता, कुछ अंश वाला सब, ब्रह्मास्त्र ना, थोड़ा बहुत उसमें कुछ डिस्कस किया हुआ था। चलो, ब्रह्मांड का उत्पत्ति से संबंधित कुछ थ्योरीज तुमको पढ़ना है। देखो, अब कोई बेसिक चीज़ तो हम लोग थ्योरी लिखने वाला एग्ज़ाम नहीं, हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लिखना है। अब 4 ऑप्शन में से एक को चुनना है। फिलहाल रट्टा मार देना इसमें। जो अलग अलग विद्वान हुए, साइंटिस्ट हुए, वे लोग अपना अपना मत रखे। एक साइंटिस्ट रखे ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, वो बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत देते हैं, बिग बैंग थ्योरी है। इसको सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। पृथ्वी हो या फिर ब्रह्मांड हो, इनका
जो उत्पत्ति हुआ है वो इसी घटना से हुआ है। हालांकि दूसरे साइंटिस्ट भी अपना अपना सिद्धांत दिए। बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया है, नाम याद रखना, जॉर्ज लेमेंतेयर। सतत सृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड और एक है हर्मन, ये दोनों मिलके दिए। दोलन सिद्धांत दिए हैं डॉक्टर एलन संडेजा। स्फीति वाला सिद्धांत दिए हुए हैं अलेन गुथ। ये सब बोलते हैं अपना अपना थ्योरी जो है बताए सबको कि इस थ्योरी की मदद से, या अपना अपना थ्योरी उसमें लिखे हैं, बताए हैं तमाम चीज़ों का उत्पत्ति कैसे हुआ है। सबसे ज़्यादा मैंने बोला फॉलो इसी को किया जाता है, इसी को विश्वास किया जाता है। बिग बैंग थ्योरी वाला बोला जाता है एक बिंदु पे अचानक से पता नहीं कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस बिंदु पे अचानक से धूल कण ये सब आने लगा। मान लो ये एक बिंदु है, इस बिंदु पे धूल कण पता नहीं किस तरीके से हुआ, कन्फर्मली नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पर वो धूल कण आए और आके अब जैसे जैसे यहाँ आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आकार बढ़ते रहेगा। अब धूल कण यहाँ आ रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं एक दूसरे से, गर्म हो रहा है, इसका डेंसिटी बढ़ रहा है, अचानक से एक विस्फोट होता है, ब्लास्ट हो जाता है। अब उसके बाद जो है समय दर समय फिर उसमें से जन्म होगा ब्रह्मांड का, सोलर सिस्टम का, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, पृथ्वी। उसके बाद फिर बनने लगेंगे वो पहाड़ सब बनने लगेंगे। तो ये चीज़ हुआ। थोड़ा सा अंदर जाते हैं। खगोल विद्वानों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग मंदाकिनी कितने हैं, लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। और स्टार्स कितने हैं, तारे कितना है, एक मंदाकिनी में ही 100 अरब तारे हैं। आगे समझ लो ब्रह्मांड का व्यास। कभी कभी तुम कोई वीडियो भी देख लिए होगे यूट्यूब वगैरह में, बोलते हैं कि हमारा ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तुम एक काम करो, इस दीवार पे एक वहाँ से एक कोई क्रिकेट बॉल है, उस क्रिकेट बॉल को यहाँ से यहाँ बहुत तेज़ से मारो, इस दीवार में इतना तेज़ मारो कि अरबों साल तक वो बॉल उधर जाते रहेगा और अब भी जा ही रहा है। सोचो कितना दूर पहुँच गया होगा। वैसे ही वो जो बिग बैंग थ्योरी हुआ था, घटना हुआ था, उस घटना से जो विस्फोट हुआ था उसमें से जो आकाशीय पिंड सब है, ये चट्टान सब है, ये चट्टान सब इस जगह ब्लास्ट होने के बाद जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इतना दूर जा रहे हैं कि वो अभी भी जा ही रहे हैं। इतना ज़ोरदार विस्फोट हुआ था, मानना है उनका, और ये रियलिटी भी है बोलते हैं। तो ब्रह्मांड का व्यास, अगर हम ब्रह्मांड को एक व्यास मान रहे हैं, मतलब एक सर्कल मानेंगे व्यास, इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा गोल कोई अंदर में नहीं है, बस माने इसका जो व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। एक काम करना, एक टॉर्च पकड़ना, उस टॉर्च का जो लाइट है, एक लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तुम एक काम करो, यहाँ 3 और क्या बोला, 10⁸, मतलब 0 कितना गो है, 2 3 4 5 6 7 8, और इतना क्या है, इतना मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो ना, मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर जा रहा है प्रकाश, 1 सेकेंड में इतना मीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा एक काम करो, 3 को 0 हटा देंगे तो किलोमीटर बन जाएगा ना, मीटर का 3 0 को हटा दो, किलोमीटर बनेगा। कितना, इसको देखें 1 सेकेंड में कितना दूर जा रहा है, 3 0 को हटा दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है। टॉर्च को अगर तुम ऑन किए हो, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जा रहा है। उसका उतना पावर नहीं है कि वो 3 लाख किलोमीटर जाएगा और अपना ससुराल वाला सबको दिखाई दे। तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जा रहा है। सुखमती क्या करना, उस टॉर्च को 1 सेकेंड में बोले 3 लाख किलोमीटर, तुम ऑन किए हो 1 सेकेंड तक नहीं, 1 मिनट तक ऑन करो, सोचो कितना दूर जाएगा। एक मिनट नहीं, 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल तक टॉर्च को ऑन किए रहो,
कितना दूर जगह नहीं, बैटरी है, बहुत अच्छा बैटरी है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एक टॉर्च को 1 साल तक ऑन करके रखो, जितना दूर गया वही हो गया 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष का मतलब तुम प्रकाश का 1 साल तक, प्रकाश वर्ष बोला है, प्रकाश वर्ष एक एग्जाम मतलब पूछता है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का है क्या? नहीं, दूरी का मात्रक है। ये प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मेजरमेंट, जो एक सेलेस्टियल बॉडी, एक आकाशीय पिंड और दूसरे आकाशीय पिंड के बीच का दूरी को मापने के लिए तुम क्या वहाँ टेप यूज करोगे, किलोमीटर यूज करोगे? नहीं, वहाँ प्रकाश वर्ष काम आता है। एक बॉडी और दूसरे बॉडी आकाशीय पिंड, इनके बीच का दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है 9.46 गुना 10 का पावर 12। इसको याद करो अभी। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। इसके जगह अगर 3 जीरो और मिला देंगे ना तो मीटर में आएगा ये। तो किलोमीटर और मीटर दोनों कंफ्यूज मत होना। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में बोलता 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर हो जाता। मतलब अगर किलोमीटर में ही रखो, लगभग 9 के बाद 12 को जीरो लगा दो, 1 प्रकाश वर्ष बराबर उतना किलोमीटर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ब्रह्मांड का व्यास, लाइट ईयर याद रखना है, ये वैल्यू भी ज़रूरी है। और ब्रह्मांड का जो व्यास है, तुम एक जगह से दूसरे जगह तक, इनके बीच अगर हम ऑन किए हुए हैं, हम गुना कर देंगे इस वैल्यू को तो उतना किलोमीटर मिल जाएगा। 1 प्रकाश वर्ष की जगह ये लिखा जा सकता है। इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बीच का दूरी मिल जाएगा। अंदर आगे जाते हैं। आकाशगंगा क्या, हम तो है ना आकाशगंगा में। आकाशगंगा क्या है बोलने से बस तुम बोलो कि तारों का समूह है, लेकिन ये धुंधला दिखाई देता है। ये हम अगर सबका सपोर्ट रहता डिजिटल बोर्ड से अच्छा बताते, लेकिन चलो हो गया। ये मैप में तुम लोग देखना तो सर्च करना, एक बार आकाशगंगा का चित्र तुमको मिलेगा। सबसे नज़दीकी वाला आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी। हम वर्ड क्या क्या यूज करेंगे? मंदाकिनी बोलो, कहीं कहीं जैसे यूरोपीय देश है वो लोग आकाशगंगा मंदाकिनी, वो लोग ये वर्ड यूज नहीं करेगा, वो लोग गैलेक्सी वर्ड यूज करेगा, मिल्की वे वर्ड यूज करेगा। हमारे लिए हम बोलेंगे मंदाकिनी, आकाशगंगा बार बार बोलेंगे। मिल्की वे को दुग्ध मेखला बोला जाता है। तो ये याद रखना, देवयानी, एंड्रोमेडा, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी। हम है आकाशगंगा, हमारा जो धुंधला, जो तारों का समूह है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तारों का जो समूह है वो है हमारा आकाशगंगा। और इस आकाशगंगा का और सामने में कोई है दूसरा कोई आकाशगंगा या दूसरा कोई मंदाकिनी, तो उसका नाम है देवयानी। इस उसमें भी नहीं हो सकता होगा, थोड़ी ना कोई पता है, जाके देखा हुआ है। लेकिन जो भी हो, हमारे ग्रह को छोड़ के दूसरे ग्रह में कोई भी प्राणी है उनको एलियन बोलेंगे। हाँ, हमारे ग्रह को छोड़ के दूसरे ग्रह के प्राणी को हम एलियन बोलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हाँ बात करेगा। हाँ, धूप बोलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सूर्य है, देखो सबको क्या हमारा सूर्य एक ही जगह है। हम बोलते हैं अभी के लिए फ़िलहाल सूर्य एक ही जगह है, ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या हमारा सूर्य वो किसी और आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है? यहाँ बैठ के हमको पता नहीं चल पाता है, वो किसी और का चक्कर लगाता है। हमारा सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है। सोचो, इमेजिन करो ना, 22 करोड़, 1 करोड़ होता तो बात अलग होता, 22 करोड़ वर्ष, 22 करोड़ मतलब इतना साल में पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है। 22 करोड़, ये कहाँ 22 करोड़ में 22 साल भी अच्छा से नहीं रह रहा है इंसान।
नेबुला। मंदाकिनी में पाए जाने वाले, मंदाकिनी बोलो, आकाशगंगा बोलो, बस बोलो तारों का समूह है वो। ग्रह तो समझ में आता है, ग्रह हो गया हमारे पास जो फिलहाल 9 ग्रह पढ़ रहे हैं, उनके अलावा भी दूसरे और हैं। आगे है तारे, तारों का समूह, तारों का समूह हो गया ये हमारा, और इनका समूह आगे चल के ब्रह्मांड बोलेंगे। तो मंदाकिनी में पाए जाने वाले जो धूल के बादल है, धूल के बादल, उनको ही बोला जाता है निहारिका। किसी लड़की का भी नाम होगा निहारिका, तो तुम उसको बोलो कि भाई तुम जो हो वो मंदाकिनी में पाए जाने वाले धूल हो, धूल के बादल हो, जिसका भी नाम है ऐसे ही बोल दे लेना मत, किसी का नाम का मजाक नहीं उड़ाएंगे। फिर निहारिका के बारे में क्या बोल रहा है ये? ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। हाँ, ये पूछ सकता है कि तारों का जन्म कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है? निहारिका में। निहारिका में धूल गैस का बादल होता है, धूल और गैस का बादल होता है। और ये नेबुला के बारे में एक जीके वाला क्वेश्चन में याद रखना, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह, तारों का समूह को हम बोल रहे हैं क्या? और ये नेबुला हमारा आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी वाला नेबुला, ये गाना भी है शायद, कुछ वैसे ही पता नहीं। सौर मंडल के बारे में, अच्छा एक हाँ ये चीज़ भी क्लियर ही कर लेना। सौर मंडल, सौर मंडल का उत्पत्ति, अभी जो ये मेटा AI आया है ना, मेटा AI, ये है तो बहुत अच्छा है, सारा चीज़ अच्छा से बता देता है। उसमें अगर सर्च करते, गूगल में सर्च करते हो तो सौरमंडल का उत्पत्ति बोलता है 4.6 अरब वर्ष। सौरमंडल का उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ब्रह्मांड का उत्पत्ति अगर सर्च करोगे तो कितना बताएगा? 13.8 यही आएगा, अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड का उत्पत्ति 13.8 अरब साल पहले हुआ। सौरमंडल का बोला जाएगा 4.6 अरब साल पहले हुआ। वहीं अगर सूर्य का सर्च करते हो तो सूर्य के बारे में भी वही चीज़ बोलेगा, 4.6 अरब साल पहले। चलो पहले आगे जाते हैं। सौरमंडल किसको बोलेंगे? सूर्य का परिवार को बोलेंगे। बीचों बीच में कौन है? सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह सब। सौरमंडल में कौन कौन आएगा? ग्रह सब आएंगे, क्षुद्र ग्रह आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसी में आगे, धूमकेतु आएंगे, उल्काएं और अन्य आकाशीय पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का गठन करते हैं, रचना करते हैं। सौरमंडल का उत्पत्ति बोले 4.6 अरब साल पहले हुआ था। किस घटना से? बिग बैंग धमाका से हुआ है। अंतरिक्ष में अवस्थित विशाल बादल में गुरुत्वाकर्षण के नष्ट होने के कारण सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है बोला है। आकाश गंगा की भुजा में हुआ है ये चीज़, और इसमें जो प्रमुख गैस है, हल्की ठंडी जो गैस है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, Fe क्या है? आयरन है, आयरन। ये सब गैस जो प्रमुख रूप से सौरमंडल में हमको मिलेंगे। आगे फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में ही आकार के अनुसार, ये क्रम पूरा याद होना चाहिए, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम सबसे पहले आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तोड़ तोड़ के बोलो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 4 गो हो गया। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। याद रखना सबसे बड़ा ग्रह कौन है और सबसे भारी? अब बड़ा है तो भारी भी होगा ही, और सबसे छोटा है हल्का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे छोटा है वो हल्का है। अगर इनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, तो वजन ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आया? हाँ बोल देता है। आकार के अनुसार क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध याद होना चाहिए। सबसे पहला वाला सबसे बड़ा और भारी है, सबसे छोटा और हल्का है वो। कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का बहन या जुड़वा बहन शुक्र। सुबह का तारा, सांझ का तारा, हम लोग का तारा हाँ वो। आगे है दूरी के अनुसार क्रम, जो ग्रह सब है दूरी के अनुसार। देखो इसमें भी 2 तरीके से डिवाइड करते हैं हम, जगह ही नहीं बचा क्या। जो सूर्य है, यहाँ सूर्य है मान लो, इस सूर्य का चारों ओर
ग्रह सब चक्कर लगाएंगे, इस तरीके से चक्कर लगाएंगे। इसमें सूर्य के बाद हम 8 ग्रह पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो। शुरुआत का जो 4 ग्रह है ये अंदर वाले हैं, तो इसको हम आंतरिक ग्रह बोल रहे हैं, और उसके बाद वाले जो 4 ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह। और शुरुआत का 4 और अंतिम का 4, उनके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह सब है, क्षुद्र ग्रह सब, बहुत छोटे छोटे आकाशीय पिंड है, पत्थर का टुकड़ा सब है, चट्टान सब है, और उनको ही हम नाम दिए हैं यहाँ पर क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड हम नाम दिए। और इनमें से भी सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सीरीज। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सबसे। फिर पूछ रहे हैं, जवाब दो, क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है? नहीं, जो छोटा छोटा होता है उसको क्षुद्र ग्रह, और जो बड़े बड़े होते हैं उसको, वैसे थोड़ी होता है। क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, और नहीं, कुछ कुछ पाया जा सकता है, क्यों नहीं पाया जा सकता है, लेकिन खासकर हम क्षुद्र ग्रह किसको बोल रहे हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह बोल रहे हैं, इंग्लिश में एस्ट्रॉइड। और इनमें भी सबसे बड़े वाले को हम सीरीज नाम बोलते हैं। सीरीज सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरीज है। जो आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह, इन आंतरिक ग्रह में पृथ्वी एक शामिल है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। कल पूछेंगे आकार के अनुसार क्रम बताओ, दूरी के अनुसार क्रम बताओ। आंतरिक ग्रह वाला, आंतरिक ग्रह में ये जो ग्रह सब है लगभग चारों ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, पृथ्वी जैसे ही दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये चट्टान और धातु के बने हुए होते हैं, चट्टान और धातु के बने होते हैं खासकर। जबकि इधर देखो, ये पृथ्वी के सदृश होते हैं और ये बृहस्पति के सेम टू सेम बृहस्पति जैसे ही दिखाई देता है। ये चट्टान और धातु के बने होते हैं, ये गैस से बने होते हैं। गैस में भी याद रखना हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, हाँ, और CH4, NH3 है ना, अमोनिया। फिर ये छोटे होते हैं और अधिक घने होते हैं। सबसे बड़ा कौन है? हाँ, ये बड़ा है ना। हाँ, तो इधर वाला सब बड़ा वाला सब है। पृथ्वी से, सूर्य से जो दूर जा रहा है ना, सूर्य से दूर वाला सब बड़ा सब है, और इधर वाला छोटा है। छोटा और अधिक, छोटा है लेकिन अधिक घना। अधिक घना, घना इसीलिए है क्योंकि ये किससे बने हैं? घना का मतलब एक चीज़ हमेशा मतलब भूलना मत। अगर यहाँ लिखे तो दिखाई देगा बोर्ड में, वहाँ नहीं दिखाई देगा। अच्छा चलो, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टा आयतन। यहाँ देखो ध्यान से, घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के, सीधा सीधा है ना। अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा होगा, द्रव्यमान अगर कम है तो घनत्व भी कम होगा। ये बने किससे हुए हैं? चट्टान सब से। चट्टान सब का तो वजन ज़्यादा होगा ना, ठीक है। और इसमें देखो ये सब गैस से बना हुआ है। गैस से बना हुआ जितना भी, मतलब ज़्यादातर देखो ज़्यादा घनत्व उनका नहीं, कम घने होंगे। पूरा मिल, चट्टान को ही तुम देखो ना, कितना मतलब सामने सामने उसका कण सब मिल के बना हुआ है। छोटे होते हैं, अधिक घने होते हैं, वो आकार में बड़े होते हैं लेकिन कम घने होते हैं। इनके पास कम उपग्रह होता है, इनके पास अधिक उपग्रह होता है। आगे सूर्य के पास आओ। सूर्य, लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, ये वाला हमारे पास, बाकी सबको भी, हम कौन से ग्रह में हैं? पृथ्वी। पृथ्वी कैसे घूमता है? सूर्य कहाँ उदय होता है पृथ्वी में? पूरब में उदय हो रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है। हमारा पृथ्वी कौन सा डायरेक्शन में मोशन करता है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? हमारा वाला एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो दो ग्रह है, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, ऐसा याद रखो, शुक्र और अरुण, ये दोनों ऐसा ग्रह है जो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से घूमता है। लेकिन हम इनके उल्टे, हम जो है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी है ना, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन, ऐसे हम घूमते हैं। लेकिन हम पृथ्वी ऐसे घूमते हैं, और पृथ्वी को छोटे, ये सब क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमता है। अब पृथ्वी
हम पृथ्वी में जो हम हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम कहाँ, हमारे यहाँ सूर्य उदय होता है हमारे यहाँ पूरब में, लेकिन इनके पास पश्चिम में उदय होगा और पूरब में अस्त होगा। हम कौन सा डायरेक्शन में घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मतलब पूरब से पश्चिम कि पश्चिम से पूरब? पश्चिम से पूरब। लेकिन ये कहाँ घूमेंगे? पूरब से पश्चिम। बस यही दो याद रखना, पृथ्वी का उल्टा है ये सब, पृथ्वी के उल्टा ही घूमता है ये सब पृथ्वी। हाँ यही दो को बस। सूर्य के बारे में, हमारा निकटतम तारा है सूर्य। क्या है? सूर्य भी तो एक तारा ही है। सूर्य, हाँ वो तारा। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? हाँ, ग्रह का क्या बोलो भारती? तारा आसमान में होता है? नहीं, ये तो हमको सबसे अच्छा नहीं लगता। एक अंतर बस बोल दो कि तारे के पास अपना प्रकाश होता है और ग्रह के पास नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है बस। सूर्य वाला हमारा निकटतम तारा है, सूर्य भी एक तारा ही है, इसके पास भी अपना प्रकाश है और इसका जो दूरी है हमारे यहाँ से वो 1 लाइट ईयर से कम ही है। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना है? 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर। और अगर बोले जो सूर्य है, सूर्य हमारे यहाँ से कितना करोड़ किलोमीटर दूर है? याद रखना 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़। सोचो हमारा आँख इतना दूर वाला को भी देख लेता है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर वाला को। जीवन काल कितना है? 10⁻10 वर्ष लगभग। इसके बाद हाँ मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सौरमंडल का हृदय स्थल है, बिल्कुल बीचों बीच में है, ये हृदय स्थल है और एक गैसीय पिंड है, कोई चट्टान नहीं है ये उस टाइप से, गैसीय पिंड है। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होते रहता है, संलयन प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। फ्यूजन बोल रहा है, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब फिशन एक होता है, फिजन मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब जुड़ना। हाइड्रोजन के पास, तुम लोग पढ़े हुए हो क्लास 10th में 9th में पीरियोडिक टेबल वाला में, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? हीलियम के पास, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। परमाणु का संख्या बराबर होता है जितना इलेक्ट्रॉन है और जितना प्रोटॉन है उसके बराबर। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाद में आगे चल के एक एक इलेक्ट्रॉन जब हाँ फ्यूज होता है, जुड़ता है, तब 2 इलेक्ट्रॉन वाला कोई एक तत्व बना। तो सूर्य में कौन सा प्रक्रिया होता है? संलयन प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सूर्य का व्यास कितना है ये याद रखना जरूरी नहीं है, इतना भी पागल नहीं होना है हमको। कितना लिखे हैं वैसे? 13,92,000 किलोमीटर। परिक्रमण काल कितना है? 25 करोड़। ये और इसका जो रफ्तार, ये जिस रफ्तार से घूम रहा है, सोचो, सोचने वाली बात है। 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर कितना दूर है यहाँ से? कोलकाता तरफ ही पकड़ लो, वेस्ट बंगाल पकड़ लो। 1 सेकेंड में सोचो इतना दूर जा रहा, कितना रफ्तार से जा रहा होगा। अगर इमेजिन करो सूर्य के ऊपर बैठे हुए हो, मान लो वो बैठा सकता है, मान लो गर्मी नहीं दिया, 10 सेकेंड के लिए वो गर्मी अपना नहीं दिया, कितना रफ्तार से वो हमें ले गया। सूर्य के बाद अच्छा अभी तुम लोग को तापमान के बारे में भी बता देते हैं। सूर्य में तापमान कितना है? सूर्य का अगर हम अलग से उसका डीपली स्टडी करते हैं, उसका अलग अलग पार्ट का जो प्रकाश मंडल है, फोटो से अच्छा क्लियर होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल क्या लिखे हुए हैं? फोटोस्फेयर, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। वर्ल्ड मंडल, क्रोमोस्फेयर 32,400 डिग्री। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं मई का 3 तारीख में, 3 मई को। अच्छा 2 दिन पहले बारिश हुआ तो ज़्यादा गर्मी है नहीं, लेकिन पिछले बार हाईएस्ट कितना तापमान गया हुआ था? 50 के आसपास था।
50 के आसपास में सोचो हम लोग का हालत ख़राब हो गया था। और वर्णमंडल में 32,400 किलोमीटर सॉरी डिग्री सेल्सियस। क्रीट या कोरोना वाला पार्ट 27 लाख डिग्री सेल्सियस। नहीं वो कोरोना नहीं, उसका जगह है। सूर्य का अलग अलग पार्ट है, सूर्य का अलग अलग पार्ट है। क्रोड वाला पार्ट में 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। क्रोड मेंटल कोर हो गई, पूरा हड्डी भी गल जाएगा वहाँ जाएगा तो। हड्डी तो कुछ दिन बाद पृथ्वी में ही गलने वाला है। हाँ, जीने से अच्छा है हमको मौत प्यारा, बोलेगा मर ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा। हाँ चलो कुछ जीके याद रखो। सूर्य के बाद निकटतम तारा, सूर्य के बाद हम अभी है पृथ्वी में, पृथ्वी में हो के सूर्य क्या है, एक तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य है, सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। और सूर्य के बाद कौन है? अगर मान लो यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन हो गया? सूर्य। और निकटतम कौन हो गया? प्रोक्सिमा सेंटरी। हाँ प्रोक्सिमा सेंटरी, कहीं कहीं प्रोक्सिमा सेंचुरी लिखा हुआ मिलेगा। चलो ठीक है, 4 ऑप्शन में तो खोज ही लोगे। प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलो, सेंटरी बोलो। 4.22 लाइट ईयर दूर है हमारे यहाँ से। उसके बाद फिर कौन है? अल्फा सेंटरी, 4.35 लाइट ईयर दूर है। सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा साइरस है, और हमारे यहाँ से 8.60 लाइट ईयर दूर है। फिर से बोल रहे, लाइट ईयर बोलने से वो एक दूरी है। हाँ आगे ग्रह के बारे में समझ लो। टोटल ग्रह कितना है टोटल ग्रह? ग्रह तो अनगिनत है। नहीं, हाँ क्या प्लूटो एक ग्रह है कि नहीं? क्यों हटा दिए उसको? हाँ ग्रह का मतलब ही होता है, ग्रह उस आकाशीय पिंड को बोलेंगे जो 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 सूर्य का चक्कर लगाता है, उसको ग्रह बोलते हैं। लेकिन प्लूटो बदमाशी करता है, कभी कभी घूम घूम के फिर पृथ्वी कैसे हो बोलता है, सामने आता है, फिर दूर चला जाए, एकदम दूर भाग जाएगा, फिर कुछ दिन बाद फिर किसी मंगल ग्रह के सामने सट जाएगा। ऐसा होता नहीं है बस। हाँ इसीलिए जो हमारे विद्वान है वो लोग बोल रहा, देख रहा है प्लूटो अच्छा बदमाशी कर रहा, छेड़छाड़ कर रहा, जाओ तुमको हम ग्रह का श्रेणी से ही हटा दिए। वो अपना डायरेक्शन को मतलब एक निश्चित कक्षा में घूमता है ये सब। पृथ्वी भी एक निश्चित कक्षा में घूमता है, ये नहीं कि पृथ्वी भी घूम घूम के फिर मंगल के पास गया, फिर हाँ पूछ के फिर सूर्य के पास गया, हाय हेलो बोल के फिर आ गया, वैसा नहीं। चलो ग्रह किसका? अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये जो करते हैं वो निश्चित कक्षा में करते हैं। अगर वो परिक्रमा करते हैं, अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी का ही, ये यहाँ पर तीसरा नंबर में पृथ्वी है, बुध शुक्र पृथ्वी। पृथ्वी जब उसका चक्कर लगाता है, इस चक्कर को हम बोलते हैं परिक्रमण। और परिक्रमण ये जब करता है तो उससे ऋतु परिवर्तन, अभी ये अंडाकार में है, इस तरीके से पूरा का पूरा ऐसा गोल नहीं घूमता है, थोड़ा इस तरीके से होगा। अब दूर है, मान लो दूर है, अब सोचो ना, आग से दूर रहोगे तो ठंडा लगेगा कि गर्म? आग से दूर रहोगे तो ठंडा, ठंड का मौसम है, लेकिन ये घूम के यहाँ सामने आ जाएगा। अब आग से सामने है तो गर्मी लगेगा, उस तरीके से। आगे है, उसके बाद वो घूर्णन गति भी करता है। घूर्णन गति का मतलब वो अपने अक्ष में भी घूमता है, और अपने अक्ष में भी घूमेगा। इमेजिन करो वो सूर्य है और यहाँ पर शिवा है, मान लो शिवा का घर है ये। अब शिवा और सूर्य आमने सामने है, तो ये अभी क्या हो रहा है, सूर्य जब पड़ रहा है तो इसका घर में दिन हुआ है, अब उल्टा हो गया, रात हो गया। एक तो ऐसे भी घूम रहा है और एक तो उसका चक्कर भी लगा रहा है चारों ओर। हाँ तो परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन होगा और घूर्णन गति से दिन रात होगा। जिन हमारे मम्मी पापा या दादा दादी कोई, उनको पूछना घर जाके, लुमन पूछना, दादी को पूछना कि दादी बताओ दिन और रात क्यों होता है, वो कोई पौराणिक कथा सुनाने लग जाएंगे। हाँ ये सब भगवान कर रहे हैं बोलता है।
हाँ, वैसा वैसा कुछ कथा सब सुनाने लग जाएंगे। भूकंप होता है तो हनुमान जी धरती को यहाँ से इस कंधा ले आते हैं। ये सब बोलते हैं। और अगर तुम दो बात अगर साइंटिफिक रीजन बताओगे ना, और बहुत 2 किताब पढ़ लिया, बहुत अपने आप को समझने लग रहा है, बोलेगा। हाँ, उल्टा हुआ बोलेगा। तुम और बोलो, बोलेगा उसके बारे में। उपग्रह, उपग्रह के बारे में, उपग्रह को सैटेलाइट हम बोल रहे हैं। और ये सैटेलाइट 2 तरह का होता है। पहले सैटेलाइट समझो, ग्रह की परिक्रमा। देखो सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सूर्य का चक्कर लगाएगा ग्रह, और कोई ग्रह का चक्कर लगाएगा उसको उपग्रह बोलेंगे। ग्रह का परिक्रमा करने वाले पिंड। और ये चक्कर जो लगा रहा है वो 2 जन लगा रहा है। एक वो जिसको इंसान ने बनाया है, और एक वो जिसको इंसान ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। भगवान ने बनाया है। प्राकृतिक उपग्रह कौन हो गया? प्राकृतिक वाला में चंद्रमा है, इसको इंसानों ने नहीं बनाया है। लेकिन कृत्रिम पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो सबसे पहले हम बनाए हुए हैं। आर्यभट्ट एक उपग्रह है, इनसेट 1B है। भारत का प्रथम कृत्रिम जो उपग्रह है, कृत्रिम मतलब मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाया हुआ, आर्यभट्ट, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और वो भारत के द्वारा बनाया हुआ है। चंद्रमा के बारे में कुछ पढ़ लो। चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा में जल भी नहीं है। चंद्रमा में अगर यही वाला क्लास अगर ले रहे होते, हम तो बोले ना। अगर यही क्लास अगर चंद्रमा में ले रहे होते तो मैं तो बोलता, लेकिन तुम लोग को सुनाई नहीं देता। क्यों सुनाई नहीं देता? मोबाइल नहीं था। देखो, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको माध्यम चाहिए। या तो वो ठोस होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, गैस होना चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं। और चंद्रमा में वायुमंडल ही नहीं है, इस कारण से मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। चंद्रमा में पानी नहीं है हम पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर ही रहे हैं। हाँ, बोलेगा तो फिर साउंड जाएगा ही नहीं तो। हाँ, इशारा से ही होगा। कौन सबसे पहले चंद्रमा पे सबसे पहला कदम कौन रखे थे? क्या? भारत। अच्छा, बोलो भारत से ही। तुम बोलो। और अंतरिक्ष में कल्पना चावला कौन है? कल्पना चावला। राकेश शर्मा कौन है? अच्छा, नाम सब भारत वाला है बोल के भारत। हाँ, तो कुछ तो काम किए हैं ना, वो पूछ रहे हैं। अंतरिक्ष सुनीता विलियम्स कौन है? कौन है? चलो, चंद्रमा का द्रव्य, वीडियो चल रहा है कि बंद हो गया? अच्छा, द्रव्यमान चांद का वजन करोगे 10 के बाद, हाँ 24, टोटल 24 को 0 लगाओ, उतना केजी है, वजन ही नहीं कर पाओगे। चंद्रमा में दिन का तापमान कितना है? 100 से लेकर 130। चांद में क्या इस तापमान में इंसान रह पाएगा? हम लोग 55 डिग्री 50 डिग्री वाले में हैं अभी, और रात में -170 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सोचो, ये सोचने वाली बात है। बहुत कोई चांद में जाने का सोच रहा है। पृथ्वी तो ऐसे ही नष्ट कर ही दिए हो नहीं, कर दिए हैं, इसको कंप्लीट कर दे रहे। पलायन वेग, द्रव्यमान हो गया 10 का पावर 24 केजी। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं इसको, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर चांद में जाओ, सबसे पहले वहाँ जाके एक पत्थर पकड़ो, यहाँ से लेके जाओ, और उस पत्थर को 1 सेकेंड में 2.4 किलोमीटर तुम फेंक दो उस रफ्तार से, तो वो चंद्रमा में वो पत्थर कभी आएगा ही नहीं, वो
वही अगर पृथ्वी में अगर करोगे 11.2 किलोमीटर होता है। अगर पृथ्वी से अगर 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर फेंकते हो तो वो पत्थर पृथ्वी में वापस नहीं आएगा। पृथ्वी का 11.2 होता है, चंद्रमा का पृथ्वी वाला में हम पढ़ेंगे, इसमें 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। एक चक्कर लगाने में ये 27 दिन का समय लगाता है। हाँ, औसत दूरी पृथ्वी से कितना है? 3 लाख। वहाँ यहाँ औसत बोला है ना, औसत ये हज़ार में है, 1000, 10,000, लाख, ये हज़ार, 10,000, लाख, 3,82,000 किलोमीटर ये औसत है। अगर ये ऐसे ही देखोगे तो कितना दूरी है? अच्छा, इसको बताए नहीं ना, सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71, हीलियम 26.5 और दूसरे जो गैस है अदर 2.5, सबको मिलाओगे 100% होगा। सूर्य कलंक या उस धब्बे में जो तापमान है सूर्य का, उस धब्बे में 15,000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है अपने आसपास से। काले काले जो धब्बे होते हैं सूर्य में, उसका तापमान थोड़ा कम होता है। मैंने बोला यहाँ पर चंद्रमा वाला, इसका दूरी कितना है? अगली बार थोड़ा सोच समझ के लिखेंगे। हाँ, इसका दूरी सर्च किए थे, कितना आया था? 3,84,400 इतना किलोमीटर। पूरा एग्जैक्ट याद बोल देना किसी को भी। हमारे यहाँ से चांद तक का दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। यहाँ से सूर्य तक का दूरी करोड़ में है, 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन चांद तक 3,84,400 किलोमीटर। और बताओ ना, एक प्रकाश का स्पीड कितना है? नहीं, वो प्रकाश ईयर है। लाइट का स्पीड 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है। और यहाँ मैंने बोला हमारे यहाँ से दूरी कितना है? हाँ, इतना है। अब हम क्या कर रहे हैं, सूर्य जो चांद से कोई प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितना में आ रहा है? अब इसको तुम डिवाइड करोगे, अब समय पूछ रहा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, इसको और इसको डिवाइड करोगे ना, इसको किलोमीटर में करके, तो उतना ही आएगा, 1.3 सेकेंड ही आएगा। तो चांद से अगर प्रकाश पृथ्वी तक आएगा, चाल बराबर समय बराबर दूरी बट्टा चाल, उस फॉर्मूला से बनाओगे तो 1.3 सेकेंड आएगा। यहाँ जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के, ग्रेविटेशनल बल के छठे मतलब सिक्स्थ भाग के बराबर होता है। नहीं, घंटे नहीं, छठे। इसका जो डायमीटर है, व्यास है 3,470 किलोमीटर। सबसे ऊंचा स्थान लेबनिट्ज पर्वत हो गया, जो कि दक्षिण ध्रुव पे है, 35,000 फीट है इसका हाइट। हाँ, लेबनिट्ज पर्वत इसका, हाँ भेजे तो बोला।